अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को देखेंगे जो कि एग्जिस्ट करती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमारे पास न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। उसके बाद हम डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि लिंक करती हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के साथ। हम देखेंगे कि किस तरीके से लिपिड अब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम मिसील्स जो कि बनती हैं लिपिड के डाइजेशन के दौरान, उसकी सॉलबलाइजेशन और एमल्सिफिकेशन के दौरान, और किस तरीके से बाइल जो है वो सॉलबलाइज और एमल्सिफाई करता है फैट्स को। उसके बाद फिर हम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर से अगर हम कंटिन्यू करें तो हमने डिस्कस किया था लेटरल स्पेस को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो लेटरल स्पेस के अंदर मौजूद होता है। तो हम अगर कैटेगराइज कर सकें, दो तरह की एब्जॉर्प्शंस एग्जिस्ट करती हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। एक ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन है और दूसरी पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन है। अगर आप ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन देखोगे तो उसमें सब्सटेंसेस जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में से मूव करेंगे टू द कैपिलरी बाय आइदर द transcellular pathway or through the paracellular pathway through the gap junction। तो ये दो तरह के एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस हैं। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से कोई चीज़ जो है वो ट्रांससेलुलर पाथवे के ज़रिए जा सकती है टू द कैपिलरी। इट दिस मूवमेंट विल बी थ्रू एंटेरोसाइट इनटू द लेटरल स्पेस एंड इनटू द कैपिलरी, और दूसरी जो पैरासेलुलर है उसमें टाइट जंक्शंस के थ्रू मूवमेंट होगी। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, एंटेरोसाइट्स एंड लेटरल स्पेसेस जो हैं वो तीन कंपोनेंट्स हैं, और ऑब्वियसली जब ये मूवमेंट होगी तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अंदर होंगे। यानी यहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की कुछ और कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे कुछ और कंसंट्रेशन होगी, और लेटरल स्पेस में कुछ और कंसंट्रेशन होगी। तो न्यूट्रिएंट्स जो है दे विल मूव इनटू द कैपिलरीज फ्रॉम लेटरल स्पेसेस, और ये पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन के अंदर भी है कि वो लेटरल स्पेसिस से ही मूव करेंगे, एंड दैट रिवर्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैपिलरी टू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इज पॉसिबल फॉर ओनली सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कि वापस यहाँ से मूव करके इधर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की तरफ जा सकते हैं, और मोस्टली इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ स्क्रीटरी डायरियाज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जब कोई पैथोजन आता है तो वो गैप जंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, तो वो कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली वो ब्लड से मूव करके टूवर्ड्स द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन आ सकती है। तो हमारे पास ये दो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जो आयन चैनल्स होते हैं यहाँ पे वो मोस्टली प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट पाथवेज ऑफ पैसिव डिफ्यूजन इनटू द सेल। Ions move through the channels in a completely passive manner, responding only to electrochemical gradients। कोई metabolic energy directly required नहीं होती to affect ionic movement, or only regulatory influence the cell can exert over this from transport is in the form of opening or closing these channels। तो जो पहले हमारे पास एक है आयोनिक चैनल्स, वो इस तरीके से काम करते हैं। सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट थ्रू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। और जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट थ्रू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उसके अंदर हमारे पास टाइट जंक्शंस हैं, और टाइट जंक्शंस के थ्रू जब कोई चीज़ मूव करेगी, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, इसको मेंशन भी किया था कि टाइट जंक्शंस आर नॉट एक्चुअली टाइट, स्पेशली इन द डुodenum एंड द अपर jejunum। In these areas, these tight junctions are freely permeable to water and small inorganic ions। तो इस लेवल पे वाटर और स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस इजीली मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव करेंगे दे विल रिस्पॉन्ड टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू दीज टाइट जंक्शन इज कॉल्ड पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट और या पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन, और ये कंट्रास्टिंग है टू एब्जॉर्प्शन ऑफ
substances through the apical membrane, जिसको हम ट्रांससेलुलर पाथवे भी कह रहे हैं. ट्रांससेलुलर absorption and paracellular absorption, they work actually in complementary manner to each other and they produce efficient absorptive processes. तो ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही हो रहा है. दे आर एक्चुअली द ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन एंड द पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. अब आप देखो ये एक और उसने शो किया जिसमें इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो है वहाँ से कोई चीज़ अब्जॉर्ब होकर एंटेरोसाइट में आएगा, एंटेरोसाइट से लेटरल स्पेस में और फिर कैपिलरी में. सो दिस इज़ ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन. सेम सिनारियो एग्जिस्ट करता है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से कोई चीज़ जो है वो अब्जॉर्ब होकर लेटरल स्पेस में आएगी थ्रू दी टाइड जंक्शंस एंड देन इनटू दी कैपिलरी. सो दिस इज़ पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन. दोनों साइमल्टेनियसली होंगे और डिफरेंट सब्सटेंसेस की अब एफिशिएंट अब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस जो हैं उनको ऑगमेंट करेंगे. हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था सोडियम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज दैट आर लोकेटेड इन द एपिकल मेम्ब्रेन, और ये होंगे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेम्ब्रेनस फेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो सिमिलर मैकेनिज्म जो है इट आल्सो एग्जिस्ट फॉर प्रोटीन्स. आप अगर देखो तो एटलीस्ट 3 डिफरेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एग्जिस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और ये आप बायोकेमिस्ट्री से और बेहतर तौर पे कंसल्ट कर सकते हो. सो दीज आर न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स. तो इसके लिए हमारे पास सोडियम को ट्रांसपोर्ट मौजूद है जिसके ज़रिए ये फ्री अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इनटू द एंटेरोसाइट. अ सोडियम को ट्रांसपोर्ट process might be involved in the absorption of dipeptides and tripeptides, but possibility is not well established. तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट फॉर न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक फ्री अमाइनो एसिड्स. It is proposed that a sodium co-transport process might be involved in the absorption of dipeptides and tripeptides as well, but this possibility is not very well established. तो अभी तक सिर्फ हमें यही पता है कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स को एब्जॉर्ब करवा के सेल के अंदर लेके आती हैं, और जब वो सेल के अंदर डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स आ जाते हैं तो इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेजेस उन पे एक्ट करती हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लेटरल स्पेस एंड फाइनली इनटू द ब्लड. अगर आप देखोगे तो दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मेम्ब्रेनस फेज प्रोटीन डाइजेशन. और उससे भी पहले हमारे पास जो लूमिनल फेज़ है जिसमें हमारे पास स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन है, और इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, डिफरेंट प्रोटीएजेज हैं जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, प्रो इलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. तो वो लूमिनल फेज़ प्रोटीन डाइजेशन है. जब ये एंटर होंगे मेम्ब्रेनस फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन में, तो जो यहाँ पे इस लेवल पे प्रोटीन डाइजेशन है इट इज़ अकरिंग इन अ मैनर दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमारे पास सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है फॉर फ्री अमाइनो एसिड्स एंड there is a possibility that a similar process also exists for dipeptides and tripeptides. However, ये वाला process है ये अभी हमारे पास वेल इस्टेब्लिश नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी. तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बुक ने सिर्फ कैरियर मेंशन किया हुआ. अब एटलीस्ट 3 को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स बिकॉज अमाइनो एसिड्स की आगे 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये जो हमारे पास इसने अभी यहाँ पे एपिकल मेम्ब्रेन पे शो किया हुआ है ये डिफरेंट ये मेम्ब्रेनस फेज एंजाइम है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, और ये पेप्टाइडेजेस जो है ये डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं लूमिनल फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन से उनको फर्दर डाइजेस्ट करके उनको फर्दर डिग्रेड करके क्लीव करके उनके हाइड्रोलिटिक बॉन्ड्स को तोड़ के तो उनकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे. तो फ्री अमाइनो एसिड्स तो एज इट इज़ एंटेरोसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे.
जो डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी के दिस इज़ थ्रू द सोडियम को ट्रांसपोर्ट, इट इज़ नॉट वेल इस्टेब्लिश्ड, बट हाउएवर डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स जो हैं वो भी एंटेरोसाइट के अंदर मूव करते हैं। इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेजेस जो हैं वो उन पे एक्ट करती हैं और वो जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स की क्लीवेज के नतीजे में, और जो एज इट इज़ मेम्ब्रेनस फेस से एब्जॉर्ब होके आ रहे हैं, दे आर अल्टीमेटली absorbed into the lateral space in the extracellular fluid and ultimately into the blood, जो कि ये यहाँ से जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से लेटरल स्पेस में जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वहाँ से जब एब्जॉर्ब होगा इनटू द कैपिलरी, तो कैपिलरी के अंदर हमारे पास ब्लड है। तो दिस इज़ हाउ द लुमिनल फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, फिर मेम्ब्रेनस फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जैसे ही मेम्ब्रेनस फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन होगी उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब जनरली अगर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो को डिस्कस करूं, तो इसमें एक काउंटर करंट ऑस्मोटिक मल्टीप्लायर सिस्टम जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, दैट कैन इंक्रीज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड एट द टिप्स ऑफ द विलाई एंड दिस फर्दर प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। लेकिन अगर आप देखोगे इस डायग्राम को जनरली, तो हमारे पास इंटेस्टाइन शो हो रही है। इंटेस्टाइन से जितनी भी अब्जॉर्प्शन है वो इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए यानी पोर्टल सिस्टम के ज़रिए पहले लिवर के पास जाती है एंड देन इट गोज़ इनटू द हार्ट। सेकंड हमारे पास है लिम्फेटिक्स, और फैट की जितनी भी अब्जॉर्प्शन है वो होगी डायरेक्टली फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द लिम्फेटिक्स इनटू द हार्ट। अगर अब आप देखो तो ऑल ब्लड एग्जिटिंग द गट फ्लोज थ्रू द लिवर before returning to the heart, and lymphatic drainage from the gut bypasses the liver entering into the bloodstream through the thoracic duct। अब इस पूरी डायग्राम को अगर आप कंसिडर करो तो डिस्टर्बेंस इन द वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द इंटेस्टाइन कैन ग्रेटली अफेक्ट द मैकेनिज्म्स ऑफ कैपिलरी एब्जॉर्प्शन इन द विलाई। अगर वेनस ड्रेनेज ऑफ फ्रॉम द इंटेस्टाइन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इट कैन अफेक्ट द मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हेयर, यानी यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आए और फॉर दैट मैटर यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंटेस्टाइन के लेवल पे एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी इम्पेयर होती है, बैडली हैम्पर होती है। और ये इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे एक ब्रीफ सी मिसाल दे दूँ, तो जिस तरह हमारे पास हेपाटाइटिस होता है, तो हेपाटाइटिस के अंदर आपको वॉमिट आती है ब्लड की, उसको कहते हैं हेमेटेमेसिस, एमेसिस ऑफ ब्लड। तो वो इसी वजह से है कि यहाँ पे ये जितना भी ब्लड है वो वापस पूल करके इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है और वो इंटेस्टाइन से आगे वॉमिट के अंदर बाहर आ रहा है। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पे अगर कोई हिंड्रेंस होगी तो ऑटोमेटिकली इस लेवल के ऊपर आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर होगी। अब with the exception of blood from the terminal colon and rectum, all the venous blood from the GIT tract is collected into the hepatic portal vein and passes through the liver before entering the vena cava। यानी सिर्फ कॉलन और रेक्टम को छोड़ के, सीकम के अंदर भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो जो वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं दे विल बी अब्जॉर्ब्ड एंड दे विल गो थ्रू दिस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड दे विल एंटर द वेना कैवा एंड रिटर्न इनटू द हार्ट। because of this system the nutrient rich blood leaving the intestine may be modified by the liver here, or liver can thus regulate the nutrient concentration of blood reaching general body tissues, keeping it relatively constant। और particular vascular arrangement of GIT system results in the passage of blood through two capillary beds, one in the gut wall यानी यहाँ पे एंड वन इन दी लिवर। अब दोनों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बन सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस टेंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड अलाउ हेपेटिक फ्लो टू अकर। कैपिलरीज के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइनोसाइड्स थी लिवर के अंदर, जिनको हमने जो कैपिलरीज जो हैं ऑफ द लिवर उनको हमने साइनोसाइड्स भी कहा था। दे आर कंपैरेटिवली लार्ज
and thus offer little resistance to flow, therefore they can function in a low pressure system. तो यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे लिवर की जो साइनोसाइड्स हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज है एंड दे आर ऑफरिंग वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द ब्लड. सेकंड इज द वीनस फ्लो ऑफ द लिवर दैट गोज डायरेक्टली इनटू द थोरेसिक वेना कैवा. तो यहाँ से जितना भी फ्लो है वो थोरेसिक वेना कैवा के ज़रिए हार्ट के अंदर जा रहा है. उसके अलावा हमारे पास बेलोज लाइक एक्शन ऑफ थोरैक्स जो है वो एक नेगेटिव प्रेशर देते हैं टू द थोरेसिक वेना कैवा विच टेंड्स टू एस्पायरेट ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक वेन्स एंड ब्लड एंड abdominal vein. और अंडर नॉर्मल circumstances these conditions allow blood to flow readily from the intestine into the liver. अब इसी सिचुएशन में अगर आपके पास डिफ्यूज़ लिवर डिजीज़ आए जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो और इसके अलावा राइट साइडेड हार्ट फेलियर में भी, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड डिफ्यूज लिवर डिजीज दिस कैन इंटरफेयर विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लड फ्लो. और इन दिस कंडीशन द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर इज इंक्रीज्ड. जब वो इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस तो उसके नतीजे में हमारे पास ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाएगा. और स्मॉल राइजेज इन हेपेटिक फ्लो रेजिस्टेंस कैन हैव लार्ज इफेक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द हेपेटिक पोर्टल वेन इज़ नॉर्मली स्मॉल. और जब ये हैम्पर होगा तो ये याद रखना, मैंने तो अभी सिर्फ एक क्लिनिकल साइन के हवाले से आपको बताया कि जब कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस वगैरह के अंदर, तो हम कहते हैं उसको ब्लड की वॉमिट हुई. वो ब्लड इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ से आ गया? तो वो ब्लड एक्चुअली वापस मूव करता है और आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स. Detergent action as well as enzymatic action is necessary for the digestion and absorption of lipids. और लिपिड्स या फैट्स जो हैं दे प्रेजेंट अ स्पेशल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बिकॉज जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हो रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं. और उसकी शर्त ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस शुड बी एबल टू डिज़ोल्व इन वाटर, दे शुड बी सॉलेबल इन वाटर, जो कि मेजर मीडियम है जहाँ पे डाइजेशन होनी है. बट फैट्स जो हैं वो दे आर इनसॉलेबल इन वाटर. तो अब हमारे पास डिटर्जेंट एक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू सॉलेबलाइज एंड इमल्सीफाई लिपिड्स. उनकी सॉलेबिलिटी, उनकी इमल्सिफिकेशन जो है वो होगी तब ही वो डिफरेंट वाटर सॉलेबल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस में डिज़ोल्व हो सकेंगे, फर्दर उनकी प्रोसेसिंग हो सकेगी. अगर वो सॉलेबलाइज नहीं हो सक रहे तो फिर उनके ऊपर यही वाटर सॉलेबल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट नहीं कर सकते. इसीलिए हमारे पास जो फैट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. अब लिपिड्स जो हैं दे मेक अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द डाइट्स ऑफ कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स बोथ, जहाँ पे वो डिफरेंट तरीक़ों से फॉर एग्जांपल वेजिटेबल सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं. हर्बीवोर्स के अंदर जो है दे आर अ माइनर पोर्शन ऑफ नेचुरल डाइट्स ऑफ अडल्ट हर्बीवोर्स. और अगर अब आप देखोगे तो हमारे पास जो प्राइमरी डाइटरी लिपिड है वो ट्राइग्लिसराइड है जो कि दोनों प्लांट और एनिमल सोर्सेज के ओरिजिनेट कर सकता है. उसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल ईस्टर है जो कि एनिमल सोर्सेज से आते हैं. वैक्सेस है जो कि प्लांट सोर्सेज से आता है. फोस्फोलिपिड्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज दोनों से आते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स और फॉर दैट मैटर अडल्ट हर्बीवोर्स के लिए भी, जहाँ पे एक माइनर पोर्शन जो है फैट कंट्रीब्यूट करती है टू दी एनिमल्स डाइट. और अगर आप देखोगे तो हमारे पास हाई प्रोड्यूसिंग काउज हैं जो या परफॉर्मेंस हॉर्सेस हैं जो कि रेस हॉर्सेस हैं, तो वहाँ पे आपको इनको इनकी जो लिपिड की
इनटेक है वहाँ पे आपको सप्लीमेंटल लिपिड्स देते हैं लोग. दे आर एडेड टू द डाइट्स ऑफ दीज परफॉर्मेंस हॉर्सेज एंड हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउस. और इसी वजह से इस इनके डाइजेस्टिव एंड ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आप देखो तो लिपिड जो है इसकी एजिमिलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस. पहला है इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन के बाद उसके हाइड्रोलिसिस बाय द डिफरेंट वाटर सॉल्युबल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. उसके बाद उसकी माइसील्स फॉर्मेशन, और माइसील्स फॉर्मेशन के बाद एब्जॉर्प्शन. तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट फेजेस हैं ऑफ लिपिड एजिमिलेशन. अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का है, दैट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लिपिड ड्रॉपलेट्स टू अ साइज दैट फॉर्म्स स्टेबल सस्पेंशंस इन वाटर और वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस. ये स्टेबल सस्पेंशन जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अंडरस्टैंड करोगे. अगर आप प्रैक्टिकल के साथ भी कंसल्ट करोगे, फिजियोलॉजी के रिलेट करोगे, तो वो आपको दिखाएंगे कि ये जो डिफरेंट फैट ड्रॉपलेट्स हैं, अगर आप बाइल डालते हो तो ये बड़ा ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. बट अगेन अगर आप इसको दोबारा शेक करो तो ये वापस इस फॉर्म के अंदर जा सकता है. तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सस्पेंशन बन रही है ये स्टेबल हो. और इमल्सिफिकेशन जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लिपिड ड्रॉपलेट्स टू अ साइज दैट फॉर्म्स स्टेबल सस्पेंशंस इन वाटर और वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस. और गट के अंदर अगर आप देखोगे तो इमल्सिफिकेशन जो है वो स्टमक के लेवल पे स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमारे पास स्टमक के अंदर जो लिपिड्स हैं दे आर वार्म टू बॉडी टेम्परेचर एंड आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग, एजिटेशन एंड सीविंग एक्शंस ऑफ डिस्टल स्टमक. और डिस्टल स्टमक की जो एक्टिविटी है दैट टेंड्स टू ब्रेक द लिपिड ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल lipid globules और into the then finally into the droplets. और ये droplets जो हैं उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर स्क्रीट आउट हो जाते हैं. ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास एक्सपोजर टू बाइल होता है, जिसके नतीजे में बाइल के एक्सपोजर के साथ ही जो हमारे पास इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो बनती हैं, स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं. इसके बाद हमारे पास जैसे ही आगे मूव करेगा तो पैंक्रियाटिक जूस आएगा. वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो आके एक्ट करेगा इन लिपिड ड्रॉपलेट्स के ऊपर, और इनको उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास लाइपेज कोलाइपेज है, तो वो इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा. जैसे जैसे हाइड्रोलिसिस करेगा हमारे पास ये छोटी बाइल के जो लिपिड के ड्रॉप्स और बनेंगे जिनको हम माइसील्स कह रहे हैं. तो दिस इज़ द माइसील फॉर्मेशन which is because of lipid droplets that were enacted by bile, lipase, colipase. और अब हमारे पास ये माइसील्स फॉर्मेशन है. ये माइसील फॉर्मेशंस जो हैं, ये माइसील्स जो हैं दे विल बी डिफ्यूज थ्रू द अनस्टेड वाटर लेयर एंड ट्रांसपोर्टेड. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे विल बी डिफ्यूज्ड simply through the unstead water layer, and this allows for the direct transportation of most mycelial components. सिर्फ bile acids जो हैं वो enterocytes के अंदर enter नहीं हो सकेंगे, बाकी जितनी भी mycelials हैं वो easily यहाँ पे absorb हो जाएंगी. जो bile salts हैं they are going to be transported in the ileum through specialized sodium co-transport proteins, and ultimately they will also be एब्जॉर्ब्ड, जो हमने बाइल की सिक्रीशन के दौरान डिस्कस किया था, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले हमारे पास इमल्सिफिकेशन इस लेवल पे स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अब स्टमक का एक्शन है, फिर ड्यूडेनम के अंदर वो एंटर होगा तो बाइल होगा, वो उसकी सॉल्युबलाइजेशन और ज़्यादा बेहतर करेगा. जब वो सॉल्युबलाइजेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी तो फिर हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पे आके हाइड्रोलिटिक एक्शन करेंगे. जब हाइड्रोलिटिक एक्शन हो जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली माइसील्स बनेगी. वो माइसील्स जो हैं अल्टीमेटली आगे चल के एब्जॉर्ब हो जाएंगी इनटू द एंटेरोसाइट्स बाय डिफ्यूजन.
जो बाइल सॉल्ट्स रह जाएंगे या बाइल एसिड्स रह जाएंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड आफ्टरवर्ड्स इन द इलियम थ्रू स्पेशलाइज्ड को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब हमारे पास जब बाइल जो है इस फैट ड्रॉपलेट को कवर कर लेगी, और इसको हम कह रहे हैं बाइल कोटेड इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट, जिसमें ये देखो ये बाइल ने इस फैट ड्रॉपलेट को इंटायरली कवर किया हुआ है। सो व्हेन दिस टेक प्लेस एंड वाइल इन द बाइल कोटेड और इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट स्टेज, देन द लिपिड्स आर सब्जेक्ट टू द एक्शंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इस सिचुएशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड which is the major dietary lipid component occurs because of the combined action of the two enzymes, pancreatic lipase and co-lipase. Lipase जो है is an enzyme that is secreted in its active form from the pancreas, ये याद रखना, compared to the proteases. Lipase is an enzyme that is secreted in its active form from the pancreas. However, lipase cannot directly attack the fat droplet. और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट इस ड्रॉपलेट बाइल ने इस लिपिड ड्रॉपलेट को कवर किया होता है। बाइल हैज़ कोटेड दिस ड्रॉपलेट। सो हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कोलाइपेज। Lipase cannot directly attack the emulsified droplet in the gut and it cannot penetrate the coat of bile products surrounding the droplets। और ये जो फंक्शन है इस जगह को क्लियर करने का, वो काम कोलाइपेज करता है। और ये कोलाइपेज जो है इट it is a short peptide and it clears a path through the bile products giving lipase access to underlying triglycerides। तो ये इस पाथ को क्लियर करेगा और लाइपेज को आके इस लिपिड ड्रॉपलेट के साथ बाइंड करने के लिए रास्ता बना के देगा। जब कोलाइपेज जो है ये रास्ता क्लियर कर देगा, यहाँ से बाइल रिमूव कर देगा, इस पर्टिकुलर जगह से सिर्फ बाइल की कोटिंग इस ड्रॉपलेट से रिमूव कर देगा, तो नाउ द लाइपेज हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाइंड विद दिस लिपिड ड्रॉपलेट। नाउ द लाइपेज विल क्लीव द bonds, or it will cleave the fatty acids of each end of the triglyceride molecule, but it also does not attack the central fatty acids। और इसके नतीजे में जब ये लाइपेज जो है ये एक्ट करेगा और एंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को क्लीव करता जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी टू फ्री नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स की and a monoglyceride from each molecule of triglyceride hydrolyzed। तो हमारे पास at the end of the catalytic activity from lipase जो कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के एंड पे होगी, उसके नतीजे में हमारे पास देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू फ्री नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स एंड ए मोनोग्लिसराइड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड दैट इज हाइड्रोलाइज्ड। अगेन जो स्ट्रक्चर्स बेटे याद करने हैं, ये मेरा स्कोप नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री वाले आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे ये उनका सब्जेक्ट मैटर है, बट मैं सिर्फ फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आइडिया दूं तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो विद पोलर ग्रुप्स हैं, जो उसके अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, लाइसोफॉस्फोलिपिड है, मोनोग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल एसिड बजाते खुद, और फिर नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास लिपिड्स विदाउट पोलर ग्रुप्स हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। तो जो हमारे पास लाइपेज है इट विल एक्ट ऑन दिस ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, और ये याद रखना कि इट डज नॉट अटैक द सेंट्रल फैटी एसिड, हाउएवर इट विल cleave the fatty acids of each end of the triglyceride and will result in formation of two free नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स, और साथ ही साथ इट विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड। तो हमारे पास जब ये क्लीव होगा तो इसके नतीजे में ये एक मोनोग्लिसराइड मॉलिक्यूल आएगा वजूद में जब ट्राइग्लिसराइड की क्लीवेज होगी बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज, एंड देयर विल बी सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ टू नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स। तो इस तरीके से लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की जो कि लिपिड्स हैं विदाउट पोलर ग्रुप्स जो है उनके ऊपर एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसके अलावा भी लाइपेज के अलावा भी
तो हमारे पास लाइपेज के अलावा भी कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि पैंक्रियाटिक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज है जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के ऊपर एक्ट करेगा, और साथ में हमारे पास फॉस्फोलाइपेज है जो कि फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज और फॉस्फोलाइपेज जो हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर अगेन नॉन ईस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स ही होती हैं। तो मोस्टली एंड प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज एंड फॉस्फोलाइपेज लिपिड, ये लिपिड डाइजेस्टिंग पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। इनकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं आपको इसमें लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, नॉन ईस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनेगा उनके आखिर के अंदर। द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिटिक लिपिड डाइजेशन, जिसमें हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, मोनोग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। दे कंबाइन विद बाइल एसिड्स एंड दे फॉर्म माइसील्स, और ये माइसील्स जो हैं दे आर एक्चुअली स्मॉल वाटर सॉल्युबल एग्रीगेशंस ऑफ बाइल एसिड्स एंड लिपिड्स। अब ये माइसील्स जो हैं दे आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन द इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट, और ये आएंगे क्लोज़र टू द अनस्टेड वाटर लेयर, और जब ये अनस्टेड वाटर लेयर के पास आएंगे और नियर जैसे जैसे मूव करेंगे नियर द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन, they will tend to be absorbed through the apical membrane by simple diffusion। अच्छा, ये मैकेनिज़्म जो यहाँ पे है इट इज़ इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड। कुछ लोग यानी इसमें ये भी है कि दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, बट लिपिड्स चूँकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं सो दे कैन क्रॉस दीज मेम्ब्रेन्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अब as the micelles come close to the surface of the enterocytes, the various lipid components diffuse the short distance through the glycocalyx to the apical membrane by means of special fatty acid binding proteins, जो कि यहाँ पे भी शो नहीं हुई। Fatty acids in the micelles appear to be taken up and transported across the apical membrane by special fatty acid binding proteins in the apical membrane। इन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स के अलावा हमारे पास जो अदर माइसीलर कंपोनेंट्स हैं दे अपीयर टू बी सिंपली पास थ्रू द एपिकल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। तो या तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए चले जाएंगे या फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हुई उनके ज़रिए ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिटिक लिपिड डाइजेशन है ये मूव करेंगे अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन इनटू द enterocyte। अच्छा, एपिकल मेम्ब्रेन एज विद अदर सेलुलर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन आर soluble in phospholipid matrix of the membrane, and thus they may diffuse freely across the apical membrane into the cell। जो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स होंगे दे आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इलियम बाय अ सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। अदरवाइज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ माइसील दे डिफ्यूज इनटू द एंटेरोसाइट एक्सेप्ट द बाइल एसिड्स, एंड बाइल एसिड्स रिमेन इन द ल्यूमेन ऑफ द गट टिल दे एंटर द इलियम। और इलियम के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक बाइल एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पड़ा हुआ है, and this system operates by sodium co-transport and results in nearly complete reabsorption of bile acids। बहुत थोड़ी तादाद जो है बाइल एसिड्स की वो एक्सक्रीट आउट होती है। सो दिस इज, और इसको आपको याद हो हमने कहा था एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाइल एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली बैक टू द लिवर बाय द पोर्टल वेस्कुलेचर, और लिवर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करता है बाइल एसिड्स को फ्रॉम द पोर्टल ब्लड। So normally the concentration of bile acids in the non-portal blood systemic circulation is small। Bile acids excreted by the liver are recycled back into the bile। तो ये बाइल के मुतालिक, बाइल एसिड्स के मुतालिक है जहाँ हमारे पास रिसाइकलिंग प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली रिपीट करती रहेगी, और द इंटायर मास ऑफ बाइल एसिड्स विद इन द बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू द इंटेस्टाइन several times throughout the day। तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। पिछली स्लाइड के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस रह गया है कि हाउ डिफरेंट एब्जॉर्ब लिपिड्स आर पैकेज इनटू द
काइलोमाइक्रॉन्स बिफोर दे लीव द इंटेरोसाइट्स। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कल डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। कल हम इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम कुछ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया को डिस्कस करके एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन को कंक्लूड कर देंगे।